गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ति पालीवाल। हिंदी ज्ञान पाठ छठा नागार्जुन, दंतुरित मुस्कान और फसल कविता। तो पहले एक बार हम नागार्जुन को देखते हैं कि इनका कवि परिचय क्या है। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव 1911 में हुआ। इनका मूल नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता चले गए। 1936 में श्रीलंका गए, वहीं से बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौटे। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन के बारे में संपूर्ण नागार्जुन ने अनेक बार भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। इनकी समस्त कृतियां नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। इन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार मिले, जैसे हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। राजनीतिक सक्रियता के कारण ये अनेकों बार जेल गए थे। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी थी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित थे, यानी मैथिली भाषा में जो थे वो किस नाम से लिखते थे, यात्री के नाम से। भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में व्यंग्य में वो माहिर थे। ठीक है, उसके बाद इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों साहित्य दुनिया के में समान रूप से लोकप्रिय रही। वास्तविक अर्थों में इन्हें जन कवि भी कहा जाता है। ठीक है, अब प्रस्तुत कविता के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत कविता में क्या है कि एक छोटे बच्चे के जिसके दूध के दांत अभी निकल रहे हैं, उसकी मुस्कान के बारे में वर्णन किया गया है कि जो माता है वो परिचय कराती है उस अजनबी से। अजनबी कौन है? वो उसका बच्चे का पिता है, जो कई वर्षों के पश्चात बच्चे को देख रहा है और बच्चा उसको अपलक देखता है, बिना पल के झपकाए लगातार देखता है, क्योंकि वह उसे पहचानने का शायद प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर जो दंतुरित मुस्कान है उसका उद्देश्य बच्चे की मुस्कान के प्रभाव को दिखाना है, और जो फसल कविता है उसका उद्देश्य कृषि संस्कृति की ओर लेके जाना है, उपभोक्तावादी संस्कृति से। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो लाइनें हैं वो इसकी क्या है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर मतलब मिट्टी में सना हुआ, तुम्हारा ये गात मतलब शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात मतलब जल में पैदा होने वाले, परस पाकर, परस मतलब छूना, ठीक है, पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, अब देखो बच्चे की मुस्कान की सुंदरता कितनी अधिक हो गई है। वो क्या कह रहे हैं कि प्रस्तुत कविता में जो नागार्जुन जी है उन्होंने शिशु की मनोहारी मुस्कान का वर्णन करते हुए कहा कि तुम्हारी ये जो मुस्कान है ना वह मृतक में भी डाल देगी जान। क्वेश्चन बन जाता है मृतक का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो मृतक का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कोई भाव नहीं है, कोई आशा नहीं, कोई विचार नहीं है, वह मृतक व्यक्ति के समान कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो मुस्कान है ना वह किसी भी मृतक व्यक्ति जिसके मन में किसी प्रकार का कोई विचार ना हो उसमें भी प्राण डाल देगी। और तुम्हारा जो ये धूल से सना हुआ शरीर है, शिशु का मिट्टी से सना हुआ शरीर, उसको कैसा लग रहा है कि जैसे उसकी झोपड़ी में कमल के फूल जो है वो तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए हों, आनंदित हो रहा है उसकी मुस्कान से। ठीक है, अब परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, उसकी मुस्कान को लेकर वो क्या कह रहे हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी अधिक निर्मल होती है, इतनी अधिक मनमोहक होती है कि उसको देखने मात्र से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघलकर जल बन जाता है। जो कठोर से पाषाण मतलब कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी क्या बन जाता है? पिघलकर जल बन जाता है। ठीक है, शीतल हो जाता है। जल का मतलब यहाँ किस लिए? शीतल, ठंडा होने के लिए है। नेक्स्ट जो है उसमें क्या है, नेक्स्ट में कहते हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, कि जब तुम्हारी इस मुस्कान को देखा
तो वह मुस्कान इतनी अधिक मन को छू गई, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बांस और बबूल के वृक्ष पे से शेफालिका के फूल बरसने लगे हों। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अब वो क्या कह रहा है कि शिशु को पहली बार देखा है, बहुत लंबे समय के पश्चात घर आए हैं, तो कह रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, इसी कारण निर्विमेष यानी लगातार देखते रह रहे हो, थक गए हो। आंख लूं मैं फेर कि यदि, वह कह रहा है अगर तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि तुम थक गए हो, इसलिए क्या है आंख मैं लूं फेर कि मैं अपनी आंखें हटा लूं, क्योंकि अगर वह लगातार उसको देखता रहेगा तो शिशु भी उसको लगातार देखता रहेगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, ठीक है, कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, इसी कारण क्या कर रहे हो, लगातार देख रहे हो। और अगर तुम थक गए हो बिना पल के झपकाए मुझे देखने के कारण, अपनी आंखें तुम्हारी ओर से हटा लेता हूँ। यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज तो मैं ना सकता, देख ना पाता जान कि अगर तुम्हारी माँ ने मेरा परिचय तुमसे ना कराया होता, तुम्हें तुम्हारे बारे में मुझे ना बताया होता, तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य है तुम, और माँ भी तुम्हारी धन्य है। वो कह रहा है कि तुम्हारी इस मुस्कान से परिचित कराने का काम, माध्यम बनने का काम तुम्हारी माँ ने किया। अगर तुम्हारी माँ मुझे तुमसे परिचित ना कराती तो मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान से कभी भी परिचित नहीं हो पाता। इसलिए तुम भी धन्य हो और तुमसे परिचित कराने वाली तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। और क्या कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा बाहर ही रहता हूँ, तो मैं चिर प्रवासी, लंबे समय से ना आने वाला, ठीक है, तो मैं तो लंबे समय से बाहर रहने वाला हूँ और तुमसे हमेशा अपरिचित ही रह जाता एक अतिथि के रूप में। हे प्रिय, मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कभी भी नहीं हो पाती, कभी भी मैं तुमसे परिचित नहीं हो पाता। तुम्हारा मेरा कभी कोई संपर्क क्योंकि रहा ही नहीं, कभी हम परिचित हुए ही नहीं। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, कि तुम्हें हमेशा स्नेह जो है, स्नेह रूपी मधुपर्क जो है वह तुम्हारी माँ के द्वारा ही तुम्हें मिला है। अच्छा, मधुपर्क क्या होता है? शहद, घी, दही, जल और दूध से मिलकर बनाया जाने वाला एक पदार्थ होता है, ठीक है, छोटे बच्चों को जो दिया जाता है। तो वो कह रहा है कि तुम्हारी माँ ही हमेशा तुम्हें प्रेम रूपी मधुपर्क का पान कराती रही, इसलिए शायद तुम मुझे तिरछी निगाहों से या कनखियों से देखते हो। जब भी मेरी आंखें तुमसे चार होती हैं, अर्थात मेरी आंखें जब भी तुमसे मिलती हैं तो तुम मुझे हमेशा कनखियों से देखते हो, और तब मुझे तुम्हारी दंतुरित मुस्कान बहुत ही छविमान, मतलब बहुत ही प्रिय लगती है, आनंदित करने वाली, मुग्ध करने वाली लगती है। ठीक है, अब ये प्रस्तुत पूरे पाठ में किसका वर्णन है? केवल बच्चे की मुस्कान का, कि बच्चा जो है वह परिचित नहीं है कवि से। कवि कौन है? बहुत समय से बाहर रहने वाला चिर अतिथि अपने आप को कहता है, ठीक है, वैसे बच्चे का पिता है, इसका संबंध जो बच्चे से है। उसके बाद देखो, फसल कविता का उद्देश्य क्या है, कि इसमें कृषि संस्कृति को दिखाया गया है उपभोक्तावादी संस्कृति को हटाने के लिए, कि आज जो व्यक्ति है वो उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर दौड़ लगा रहा है, तो यहाँ कृषि संस्कृति के सिद्धांतों को दिखाया गया कि क्यों उसकी आवश्यकता बहुत अधिक है। तो फसल के माध्यम से दिखाया गया कि फसल का जो फसल होती है वो किस किस के सहयोग से बड़ी होती है। तो एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। किसी एक नदी का नहीं, दो नदी का नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी के जादू कारण फसल जो है वो पैदा होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों की, कि एक या दो नहीं, लाखों और करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा के कारण फसल पैदा होती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो वो मिट्टियां भी क्या है? अलग अलग है, हजारों खेती और अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का गुणधर्म ही फसल होती है। जैसी मिट्टी जहाँ पर उस प्रकार की फसल वहां पर होती है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। कि फसल है क्या? कुछ भी नहीं, नदियों के मीठे पानी का जादू है, जिसके कारण वह एक उच्च कोटि की फसल बन जाती है। जब अच्छे पानी से सिंचाई होती है तो फसल भी क्या होती है? जो मेहनत है, परिश्रम का परिणाम है, वह भी अच्छा ही आता है। हाथों के स्पर्श की महिमा, मतलब करोड़ों किसानों के मेहनत का, परिश्रम का परिणाम है फसल। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है, कि इन तीनों प्रकार की मिट्टियों का जो गुणधर्म है जिसमें इस फसल के बीज को बोया गया था, उसका यह परिणाम है
फसल। यह तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है कि सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो फसल धीरे धीरे पकने लग जाती है, तो यह सूरज की रोशनी के कारण ही फसल पककर खड़ी होती है। साथ में इसमें हवा का भी समान सहयोग रहता है, क्योंकि जो हवा है वही अपने हवा से क्या करती है, थिरकन, थिरकन का मतलब फैलाव करना, ठीक है, लहराना। तो हवा के कारण ही जो सूरज की किरणें नीचे तक नहीं पहुंच पा रही, हवा की थिरकन के कारण वह सभी फसल के सभी हिस्सों तक पहुंच पाती है। तो इसका उद्देश्य बस कृषि संस्कृति को दिखाना है, उसके प्रभाव को स्पष्ट करना है।